Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Now, let's commence today's discussion with our first topic, Natural Intelligence Jagao Safalta Pao. Compare the population of the entire world and the amount of people who have achieved success in life. What will you notice? You will notice that the number of people who have achieved success is astonishingly low. Why is that so? That is because intelligence is one of the rarest commodities to find in this world. Mr. Henry Ford once said, and I quote, "Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it." First and foremost, do not confuse education with intelligence. Henry Ford was one of the most successful industrialists the world has ever seen, and he had not received any formal education. Coming back to our topic, success and intelligence have a very important correlation. The road to success can be paved only by kindling the fire of natural intelligence within you. And who wouldn't want success in their life, right? So, to kindle the fire of natural intelligence in you and help you achieve success, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology. Can we please put our hands together for Mr. Deep Trivedi? मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज की यात्रा शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस एक बहुत ही प्यारा शब्द है। शब्द कहते ही उसका पूरा अर्थ, पूरा सार हमारे जहन में बैठ जाता है। ये इंटेलिजेंस क्या है? वैसे तो बमुश्किल ऐसा आदमी खोजना संभव है जो ये ना मानता हो कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन एक पक्का नियम समझ लेना कि जो भी इंटेलिजेंट होगा वो लाखों में एक की सफलता बड़ी आसानी से पा लेगा। ये नियम है। इंटेलिजेंस क्या है, उस विषय पर आज हम आते हैं सीधे। और ये शब्द समझने के पहले एक बार थोड़ी नजर इस प्रकृति पे फैलाएं। चारों ओर हमारे प्रकृति फैली हुई है। ये कितनी विशाल प्रकृति है जिसका न ओर है न छोर है। ये ब्रह्मांड रोज रोज फैलता जा रहा है, अनंत है, और उसके सामने हम 6 फीट बाय 2 फीट के मनुष्य हैं। एक बार फिर प्रकृति पे नजर दौड़ाएं और देखें कि सूर्य का टेम्परेचर क्या होगा या हिमालय की खाई का टेम्परेचर क्या होगा। कहने का तात्पर्य, ये पूरी प्रकृति एक विशाल टेम्परेचर में घूम रही है, अनंत टेम्परेचर में घूम रही है। उसके प्लस टेम्परेचर और माइनस टेम्परेचर नापने का विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं है। उसके सामने अगर हम हमारी कंपैरिजन करें तो 108 डिग्री ऊपर में और 88 डिग्री नीचे में प्लस माइनस 1-2 हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। वैसे ही हमारे आंख की, कान की, बोलने की, आवाज की, हर चीज की एक सीमा है प्रकृति के सामने। अगर इस दृष्टि से देखें तो इस विशाल प्रकृति के सामने मनुष्य की किसी भी मामले में कोई भी औकात नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसके बावजूद आप जहां देखेंगे वहां मनुष्य की चर्चा है। सारे सफलता के झंडे इस प्रकृति में सिर्फ मनुष्य डालता हुआ नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? यहीं आकर आपको इंटेलिजेंस शब्द अच्छे से समझना पड़ेगा। यह हकीकत है कि
जितनी भी सफलताएं मनुष्य ने पाई है इस प्रकृति में और किसी ने नहीं पाई है। कोई सूरज, कोई चांद, कोई तारा, कोई हवा, कोई पानी, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा कभी कुछ महान कार्य नहीं कर पाया सिवाय मनुष्य के। तो एक छोटी सी बात सबसे पहले अपने जहन में बिठा लेना कि प्रकृति के सामने हम जो इतने बोने और छोटे नजर आते हैं, ये हमारी सीमा बौद्धिक और शारीरिक है, बुद्धि की और शरीर की है। बाकी चेतना के स्तर पर, इंटेलिजेंस के स्तर पर, क्रिएटिविटी के स्तर पर हर मनुष्य किसी कीमत पर इस प्रकृति से कम नहीं है। प्रकृति की जितनी भी क्रिएटिविटी है, प्रकृति का जितना भी चैतन्य है, प्रकृति में जितनी भी ऊर्जा है, वो सब की सब हर मनुष्य में है और बराबरी पे है। रत्ती पर कम या ज्यादा किसी में नहीं है। और इसीलिए ये मनुष्य प्रकृति के मुकाबले खड़ा है और एक से एक सफलता के झंडे गाड़ता। हम कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, पिकासो, मोजार्ट, एडिसन, आइंस्टाइन, राइट ब्रदर्स, न्यूटन, आप जितने भी नाम लेते, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति की उस इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई जो हमेशा के लिए जहन में रख लेना कि प्रकृति के सामने मनुष्य की जो भी सीमा है वो बौद्धिक है, बुद्धि के स्तर पे है और शरीर के स्तर पे है। लेकिन चेतना के स्तर पे, क्रिएटिविटी के स्तर पे, ऊर्जा के स्तर पे, ध्यान के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे मनुष्य रत्ती भर प्रकृति से कम नहीं है। जितनी क्रिएटिविटी प्रकृति में है उतनी ही मनुष्य में है। जितनी ऊर्जा प्रकृति के पास है उतनी हर मनुष्य में है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हर मनुष्य बिना अपवाद के, बिना पक्षपात के अगर इतनी ऊर्जा से भरा है, इतनी क्रिएटिविटी से भरा है, तो फिर वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? क्यों लाखों करोड़ों में एक सुखी और सफल हो पा रहा है? बस इसी सवाल का जवाब हम खोजेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होती है। प्रेजेंटेशन चालू करना। दो चीज हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना कि जो भी सफल है उन्होंने अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, और किसी में नेचुरल इंटेलिजेंस हो और वो अति महान व्यक्ति न बन जाए, यह संभव नहीं है। मैं कई बार मनुष्य के भीतर की तमाम शक्तियों का चार्ट बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन इस टॉपिक के लिए मैं 5 मिनट आपको अलग से समझाऊंगा। हमारे भीतर सबसे टॉप पे बुद्धि है, ब्रेन, और उसके नीचे अगर हम नाभि तक आए, ब्रेन से नाभि तक आए यहां से, तो 7 मन हमारे शरीर में है। 7 अलग अलग मन का अस्तित्व हमारे शरीर में है। उसमें कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड और अल्टीमेट माइंड। ये सब के सब हर मनुष्य में मौजूद हैं। ब्रेन हर मनुष्य में मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर को और उसकी कार्यप्रणाली को इंटेलिजेंस शब्द से समझने के लिए मैं आपको भगवत गीता का एक श्लोक कहता हूं जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इंटेलिजेंस शब्द समझने के लिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, जैसे जहर से गर्भ, जैसे धुएं से अग्नि और जैसे मैल से दर्पण ढका रहता, वैसे ही मनुष्य का यह ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका रहता। एक बार फिर आपको मैं श्लोक दोहराता हूं, अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
जैसे ज़ेर से गर्भ, जैसे मैल से दर्पण, और जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती, वैसे ही मनुष्य का यह ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका रहता। अब इसमें 3-4 चीजें कृष्ण स्ट्रेट कह रहे हैं कि एक तो हर मनुष्य में ज्ञान है, लेकिन वो ढक जाता अज्ञान के द्वारा। दूसरा, हर मनुष्य में ज्ञान इक्वल है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि चंद लोगों में, वो संभव भी नहीं है। प्रकृति की ओर से मनुष्य के साथ कोई पक्षपात कभी नहीं किया गया है। तो ये ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है, इंटेलिजेंस का अर्थ होता है उत्साह, कंसंट्रेशन, आनंद, मस्ती, ऊर्जा, क्रिएटिविटी, ये सब इंटेलिजेंस में आता। इंटेलिजेंस की दूसरी कोई परिभाषा इस संसार में नहीं है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी पालते। इंटेलिजेंस का सीधा अर्थ है ध्यान, जो प्रकृति में है वो हमारे पास होना चाहिए, वो है हमारे भीतर। क्रिएटिविटी, जो अनंत प्रकृति में है, वो क्रिएटिव क्षमता हमारे में है। जो ऊर्जा, अनंत ऊर्जा लगी इस प्रकृति में, जो पृथ्वी हिला रही, सूर्य उगा रही, इतना रोशन कर रही, वो ही अनंत ऊर्जा हमारे पास है और कईयों ने उपयोग किया और सिद्ध किया है। 60-80 वर्ष के छोटे से जीवन में लोगों ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। बच्चा और संसार के सारे बच्चे बिना अफवात के, चाहे गरीब घर में पैदा हुए हों, चाहे अमीर घर में, चाहे नास्तिक के घर में पैदा हुए, चाहे आस्तिक के घर में, चाहे भारत में पैदा हुए हों या पाकिस्तान में, ये नेचुरल इंटेलिजेंस लेके आते और झलकती। आप भी देखना, एक बच्चा ऐसा बता दो कि जिसमें आप कहें कि इसका कंसंट्रेशन कमजोर है, संभव ही नहीं है। एक छोटे से खिलौने से घंटों खेलता खेलता और खेलता ही रहता। आप नहीं कह सकते कि किसी बच्चे में उत्साह की कमी है। ढूंढ के लाओ ऐसा बच्चा, 2 साल, 3 साल, 1 साल का बच्चा, वो प्रकृति की ओर से भेजा गया है, पूरा उत्साह है उसमें, 1000 बार गिरेगा फिर उठ के चलेगा। उसका कारण क्या है? एकमात्र कारण है कि संसार के सारे बच्चे बिना अफवात के सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होते, और सुपर कॉन्शियस माइंड एक गजब की इंटेलिजेंस है, उसका गजब का कंसंट्रेशन है, गजब का आनंद है, गजब की मस्ती है, गजब का उत्साह है, गजब की एनर्जी है। एक बच्चे को, 2 साल के बच्चे को संभालना 10-20 जने कम पड़ जाते। गजब की एनर्जी होती उसमें, थकने का काम नहीं। तो ये हम लेके आते, ये हर मनुष्य लेके आता, और हर मनुष्य यहां पैदा होता। ये 1, 2, 3, 4 उसमें नहीं होते, बड़े कमजोर होते बच्चे में। ये ऊपर के 4 मनुष्य लेके नहीं आता। कृष्ण इसी की बात कर रहे हैं। और फिर यहां से नीचे 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 अल्टीमेट माइंड तक अनंत ऊर्जाओं से हम भरे हुए हैं। अगर बच्चा यहां से यहां की यात्रा शुरू कर दे तो उसको कोई भी एडिसन, आइंस्टाइन बनने से रोक नहीं सकता। ये उसका बर्थ राइट है, ये उसकी नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल इंटेलिजेंस लेके आया है। लेकिन दिक्कत क्या होती? कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञान के द्वारा उसका ये ज्ञान ढक जाता है। तो अज्ञान क्या है? बस इस बात को अच्छे से समझ लेना कि आप बुद्धि से जो भी देखते, जो भी पकड़ते, जो भी सीखते, जो भी सुनते, वो टोटल अज्ञान है। 1 पैसे का उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन पकड़ने में बुद्धि की मास्टरी है, और पकड़ के ये ऊपर के मन बना लेती, तो अज्ञान पैदा हो जाता। और जो नेचुरल ज्ञान यहां पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रह जाता, वो ढका ही रह जाता। बस यहीं आकर इतनी असफलता मनुष्य जीवन में है।
तो ये एक छोटी सी प्रोसेस समझ लेना कि बच्चे जैसे ही बड़े होना शुरू होते, वे पकड़ना शुरू होते, सीखना शुरू होते, समझना शुरू होते, आकर्षित होते, हम भी सिखाते, वो भी सीखते, और फिर अज्ञान बढ़ता जाता, बेवकूफियां बढ़ती जाती जीवन में, और जो ज्ञान नेचुरल लेके आए थे वो ढका का ढका रह जाता। ये छोटी सी बात आप अच्छे समझ लेना, तो हम इंटेलिजेंस की यात्रा आगे बड़ी आसानी से पूरी कर पाएंगे। अब आप एक चीज समझें कि मनुष्य पकड़ता क्या है बड़ा होते होते, वो सीखता क्या है बड़ा होते होते। समाज से सीखता, परिवार से सीखता, धर्म से सीखता, पढ़ाई से सीखता। अब ये चारों पांचों से, वो आंख कान बुद्धि से जो भी सीखता, क्या उसका जीवन में रत्ती भर महत्व है? कभी ये सोच लेना। ये टोटल अज्ञान है जो आपके ज्ञान को ढक रहा है, और गलत फहमी है हर मनुष्य की कि यही वो ज्ञान है जो उसे बटोरना है। वो अज्ञान है। आप कुछ भी पकड़ रहे हैं, कैसे भी पकड़ रहे हैं, किसी भी कारण से पकड़ रहे हैं, आप अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को मार रहे, दबा रहे। आप कितना ही जरूरी समझें, कितना ही इंपॉर्टेंट समझें, बात कोई भी हो, जब साइकोलॉजी की बात होती तो ABCD नहीं होता कि 4 छोड़ के बाकी अच्छा नहीं। आप कुछ भी लेते बाहर से, कुछ भी लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर से कुछ भी लेते, वो अज्ञान है जो आपका ध्यान मार रहा, ध्यान आपका हजारों जगह डिवाइड कर रहा। ये आपका ज्ञान है। आप बाहर से जो भी ओढ़ते, वो आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रही, आपकी ऊर्जा को हजारों चीजों में डिवाइड कर रही। और जब ऊर्जा ही नहीं, जब ध्यान ही नहीं, जब क्रिएटिविटी ही नहीं, तो जीवन में कर क्या पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो भी नहीं रहा जीवन में। सिर्फ इतनी सी बात आप समझ जाएंगे तो कृष्ण जो कह रहे हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि सुख, सफलता और बड़ी सफलता, बड़ा आनंद, ये मनुष्य का अधिकार है। प्रकृति की ओर से वो वेल इक्विप्ड भेजा गया है। वो भटक जाता और उसको भटका दिया जाता। बच्चे के पास कोई डिग्री नहीं होती। छोटे से बच्चे को एक भी भगवान का नाम तक मालूम नहीं होता। आप बताइए कोई ऐसा बच्चा जो ये बोल दे कि ये भगवान है, उसको नहीं मालूम। समाज क्या कहता, उसको नहीं मालूम। उसको जो आप ज्ञान समझ के ओढ़ते, उसमें से कुछ भी नहीं मालूम। उसके पास उसमें से कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसके पास उत्साह है, इसीलिए उसमें क्रिएटिविटी है, इसीलिए उसमें कंसंट्रेशन है, इसीलिए उसमें आनंद है। इतनी क्षमता है कि वो मस्ती से खेल सके, और खेलते खेलते कैसे घर बनाता, और कितना आनंदित होता, कितने क्रिएटिव घर बनाता। लेकिन ये कला ही भूल जाते हम। बाहर से ज्ञान ओढ़ लेते, बाहर से जानकारी लेते, बाहर से सीखने की कोशिश करते। मैं 1000 बार समझा चुका हूं कि बंदर के बच्चे को उछलते सिखाने की क्लास नहीं होती। कितनी बार कह चुका हूं कि शेर के बच्चे को शिकार करते सिखाने की क्लास नहीं होती। गुलाब के बीज को गुलाब का पेड़ बनने की क्लास नहीं होती। वो क्लास तब होती जब किसी को फीस वसूल करना होती। और आप फीस दे रहे हैं, अज्ञान ले रहे हैं, असफलता और दुख ला रहे हैं। ये कैसा सौदा हो रहा है? वैसे ही मनुष्य का महान सफलता पाना, महान क्रिएटिव होना नेचुरल प्रोसेस है। उसको सिखाने की, जानने की, समझने की रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजी का ज्ञान है, तो मनुष्य और बेचने वाले जिनको कुछ नहीं मालूम, वो चिपकाए चले जाते, वो सिखाए चले जाते। हम भी बड़े उत्साह से सीखने पहुंच जाते,
और सब भूल जाते। सो इंटेलिजेंस का पहला सबक है कि आप जो प्रकृति के वहां से लेके आए थे उसे संभाल के रखो। हम कहते हैं कि बच्चा भगवान का स्वरूप है, उसको भगवान बनाए रखो, काफी है। बस अब इतना तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, और इंटेलिजेंस और जानकारी के बीच का फर्क आपके समझ में आ गया होगा। बुद्धि और मन का फर्क समझ में आ गया होगा। ये मनुष्य की बुद्धि है जो 1000 चीजें पैदा करती, लाखों चीजें पैदा करती, और ये मनुष्य की बुद्धि है जो 1000 चीजें पकड़ना चाहती, लाखों चीजें पकड़ना चाहती, और उस प्रोसेस में अपनी नेचर इंटेलिजेंस खो देती। चलो, बच्चे के साथ क्या करना या बच्चों को क्या करना ये तो हम समझ गए, लेकिन सवाल ये है कि हमने अगर अज्ञान ओढ़ रखा है, हमने जमाने भर का अज्ञान ले लिया है और हमने अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस ढांक दिए, जैसे मैल से दर्पण, धुएं से अग्नि, जहर से गर्भ ढक जाता, वैसे हमने अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस ढांक रखी है। तो क्या? तो पहली बात आप यह समझ लेना कि अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आज के बाद नया कुछ भी पकड़ना मत, कितना ही महत्वपूर्ण लगे, कितना ही आवश्यक लगे, कितना ही महान और पवित्र लगे, आप पकड़ना मत। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो मुझे नहीं पकड़ना, जाने दो। कहने वाले को कहने दो, करने वाले को करने दो। आप अपने आप को बचाओ कि नहीं, मुझे वो नेचुरल इंटेलिजेंस पाना है जो प्रकृति ने मुझे दी थी, और ये आपका कर्तव्य है। हमने अज्ञान ओढ़ा है, ज्ञान खोया है, तो उसका एकमात्र कारण है, हर मनुष्य ने गड़बड़ करी है कि चारों ओर बुद्धि और अहंकार से निकली शिक्षाएं अवेलेबल है जो आकर्षित करती, जो स्वार्थ से भरी होती। आपको कोई भी शिक्षा फ्री में नहीं दे रहा है, सबका अपना स्वार्थ है। कोई घर पे आके मुफ्त में आपको नहीं दे रहा है। यह सारा अज्ञान बड़े अच्छे ऑर्नामेंटल तरीके से आपको परोसा जा रहा और हम उसे ले रहे। तो पकड़ना बंद कर दीजिए आप कई समस्याओं से छूट जाएंगे। ऐसी कंडीशनिंग कर देते परिवार वाले, समाज, धर्म, ये एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा संसार, सारे मनुष्य ऐसी कंडीशनिंग में आ गए हैं सदियों से कि उनको समझ में आना ही बंद हो गया है कि हम कर क्या रहे हैं। मनुष्य की कंडीशनिंग कर दी गई है और रोज रोज हो रही है और हम कंडीशनड हो रहे हैं। एक छोटा सा प्रयोग समझें। अब हड्डी देख के कुत्ते की लार टपकना बड़ी नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई खराबी भी नहीं, लेकिन कंडीशनिंग समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करा। एक कुत्ते को ठीक 5 बजे एक चर्च में ले जाया गया, यहां उसको हड्डी दिखाई और वहां घंटी बजी चर्च की। कुत्ते की लार टपक गई, स्वाभाविक रूप से टपकना चाहिए, हड्डी देख के कुत्ते की लार टपकना नेचुरल है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर दूसरे दिन ठीक 5 बजे फिर हड्डी, फिर घंटी, करते 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 15 रोज ये करा गया। 16वें रोज कुत्ते को चर्च में ले जाया गया, हड्डी नहीं दी और घंटी बजाई, कुत्ते की लार टपक पड़ी। कंडीशनिंग हो गई। जो कुत्ते की लार हड्डी से टपक रही थी उसका कांटेक्ट घंटी से हो गया। बस यही हमारे साथ हो रहा। लार तो टपकना चाहिए, नेचुरल है, लेकिन किस चीज से? जो सफलता दिलवाए, जो आनंद दिलवाए, उससे या कहीं पे भी। अब लार कहीं पे भी टपक जाती, कोई पकड़ाने वाला चाहिए। क्या फायदा? कहां मेहनत कर रहे हैं आप? क्या लेके आ रहे हैं घर में? कचरा ही कचरा, और पूरा मन विकृत हो गया। वरना बच्चे को टेंशन, दुख, फ्रस्ट्रेशन होता ही नहीं, आपके पास था ही नहीं। ये आप ही की इजाद है, आपके प्रेमियों ने दी है और आपने बड़े प्यार से लिए।
लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति एक चीज जानता कि जीना उससे 80 साल है और दुनिया में बहुत कुछ है। आप छोटी सी बात समझे, इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी समझे कि आप इतना पकड़ पकड़ के लाते क्यों हैं। अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको जीना 80 साल है। करने को तो बहुत कुछ है संसार में, तो क्या चांद तारे भी तुम हिलाओगे? कैसी बात करते हो? क्या पृथ्वी घुमाओगे? क्या सूर्य को रोशनी दोगे? नहीं दे सकते। बहुत धन है संसार में, तो क्या पूरा कमा लोगे? अरे जितना धन है उसका लाखवां करोड़वां हिस्सा बिल गेट्स के पास नहीं है। कितना कमा लोगे? जरा देखो आपकी दौड़ भाग, कितना ज्ञान है इस संसार में। कोई ऐसा आदमी लाओ साइकोलॉजी छोड़ के, वो बोले कि मेरे को इस संसार में जितना ज्ञान उपलब्ध है उसके लाखवें भाग का ज्ञान है। संभव नहीं है। तो फिर ये दौड़ा भागी क्यों कर रहे हैं? जरा सोचना। तो इंटेलिजेंट आदमी जानता कि कुछ भी पकड़ने में, कुछ भी घर पे ले आने में, कुछ भी सीखने में 80 साल का जीवन है, छोटा सा समय है। और कुछ भी पकड़ने में समय भी जा रहा, ऊर्जा भी जा रही, डबल नुकसान हो रहा। सबसे बड़ा नुकसान हो रहा कि आप जो भी पकड़ते, जो भी मानते, जो भी सीखते, आपको उसमें आपके लगाए समय और आपकी लगाई एनर्जी का कैलकुलेशन ही नहीं है। बाकी सारे कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन समय और ऊर्जा का खेल है। इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो जीवन को इस तरीके से देखता कि संसार में तो सब कुछ अनंत है, ऊर्जा कितनी, इतनी, तो मैं चाहे जहां क्यों लगा दूं। सबसे कीमती बैलेंस है आपका। आप कहीं पे भी समय बिगाड़ देंगे, आप कहीं पे भी ऊर्जा लगा देंगे। अरे जीवन में परिणाम आने वाली चीज पे लगाएंगे, अति आवश्यक पे लगाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, कोई ऐसा नहीं करता, समझता ही नहीं। मैं आपको दावे से कहता हूं, आप पकड़ना बंद कर दीजिए, आपकी इनर इंटेलिजेंस जगना शुरू हो जाएगी। आप छोटी सी बात बताएं, आप घूमने जाते कहीं 3 रोज के लिए, तो जितने कपड़े आपके पास है पूरे ले जाते क्या? कोई ले जाता है? कोई नहीं ले जाता। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते तो पूरा बैंक बैलेंस साफ करके जाते क्या? लेकिन समय और ऊर्जा के मामले में आप पूरा साफ कर देते, जैसे कुछ है ही नहीं इसमें। समय की कीमत नहीं, एनर्जी की कीमत नहीं, काम कैसे चलेगा? तो इंटेलिजेंट व्यक्ति का पहला लक्षण मैंने बताया कि जो कुदरत से आया है, जो नेचुरल इंटेलिजेंस उसे मिली है, उसे महत्व देता। अपने उत्साह, अपने ध्यान, अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना आनंद, अपनी मस्ती, अपनी शांति को महत्व देता। लेकिन जो बुद्धिमान है, ब्रेन से चलता, वो इनको साइड में रखता और बाकी जमाने भर की चीज को महत्व देता। वो सब महत्वहीन है। आपकी ऊर्जा, आपका कंसंट्रेशन महत्वपूर्ण है, आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, इंटेलिजेंट व्यक्ति का दूसरा लक्षण कि वो अनावश्यक से बचता, वो बराबर देखता, कोई भी बात करने के पहले देख लेता, इसमें मेरा समय कितना जा रहा, इसमें मेरी ऊर्जा कितनी जा रही, और ये जरूरी है। आप गौर करना, आप पाएंगे 100 में से 99 चीजें अनावश्यक है। अगर इस तरीके से समय और ऊर्जा लुटाएंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारा भाग्य खराब है, भगवान पक्षपात कर रहा, सब बिल गेट्स को दे दिया, सब अंबानी को दे दिया। तो भगवान कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है, वो सबको बराबरी का मौका दिया है। आप अपने समय और ऊर्जा का महत्व जानिए, अनावश्यक से बचिए। Krishna,
मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। जीवन में सुखी और सफल होना हर कोई चाहता, होना भी चाहिए, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन दो ही तरीके के व्यक्ति, समझ लेना अच्छे से, सुखी और सफल हो सकते। पहले वो जिन्होंने बचपन में अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस संभाल के रखी, बस जिन्होंने उसको नहीं खोने दिया जो प्रकृति से लेके आया था, जिसने बाहर का ज्ञान नहीं लिया, जिसने बाहर की अव्यवहारिकता नहीं ली, जिसने बाहर से समझ नहीं ली और उस चीज को संभाल के रखा, फिर वही बिल गेट्स हुए, वही अंबानी हुए, वही राइट ब्रदर्स हुए, वही न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन हुए, वही वॉल्ट डिज्नी हुए और वही हेनरी फोर्ड हुए। आप ये मत समझना कि ये पढ़े लिखे लोग थे, नहीं थे। और साइंटिस्ट हो गए, अनपढ़ थे, कबीर और कालिदास कवि हो गए। मोहम्मद को ठीक से बोलते नहीं आता और पूरी की पूरी कुरान कह गए। थोड़ा सा इस प्रकृति का गणित समझो। आप जो बाहर से ओढ़ते तो भीतर से जो निकलना चाहिए उसको ढांक लेते, भीतर पूरा खत्म कर देते अपने आप को और समझते हम ज्ञान ला रहे हैं। जितने सफल हैं पहले वो हैं जिन्होंने अपने बचपन की इंटेलिजेंस को संभाल के रखा, उसे ही महत्व दिया, वो सबके सब सफल हो गए। क्यों? क्योंकि जीवन में मौका सबको मिलता, लेकिन मौका भुनाने के लिए समय और ऊर्जा तो चाहिए। इनको जब भी मौका मिला, राइट ब्रदर्स हो, हेनरी फोर्ड हो, एडिसन हो, आइंस्टाइन हो, बुद्ध हो, जब मौका मिला तब पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा उत्साह लगा दिया, पूरी अपनी इंटेलिजेंस लगा दी उस मौके को भुनाने में। बड़े तो बनेंगी। और हमारी हालत तो ऐसी हो जाती, भाग भाग के थक गया। अरे थक काहे में गए? किसने बोला था इतनी भागा दौड़ी करो? बैठे रहो शांति से। अब अगर कोई अनपढ़ है, कोई कम जानता है, तभी वो नेचुरल इंटेलिजेंट होगा। इसलिए आइंस्टाइन को कहते हैं डल स्टूडेंट, एडिसन डल, बात तो बराबर है आपकी। हेनरी फोर्ड अनपढ़, वॉल्ट डिज्नी अनपढ़, किसी काम के नहीं। अरे भाई, आपको इतनी कहावतें सुनाइए, साइकोलॉजिकली समझते क्यों नहीं कि हमको वो काम का भी नहीं जिसको आप ज्ञान कहते। हमारे पास उत्साह है, हमारे पास ध्यान है, लेकिन दुनिया को लगता है कि ये तो गधा है। हाँ हाँ, लेकिन आपने कहावत नहीं सुनी कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। आप दो तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते। एक दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं ये पूरा शास्त्र जानता, मेरे पास ये डिग्री है और मैं कैसे बोलना उठना सब जानता, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दुनिया खुश हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप इसको ज्ञान मत समझो, आप इसको इंटेलिजेंस मत समझो। उससे तो गधा बनना अच्छा कि उत्साह है, ध्यान है, इंटेलिजेंस है, जब मौका मिले लगा देंगे, काम हो जाएगा। बार बार कहते कि लक्ष्मी उल्लू पे बैठती, उल्लू बनने कोई तैयार ही नहीं है। सब ज्ञानी और इंटेलिजेंट बैठे हैं संसार में, सब मालूम है। अरे क्यों मालूम है इतना? सब मालूम है।
कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप गौर करना, किसने जीवन में क्या छोड़ दिया, सब पकड़ लिया, आने दो आने दो आने दो आने दो, और अंदर पूरा कचरा घर हो गया है, धारावी हो गया अंदर, इतना डाल दिया है। सो आप एक चीज समझो कि जीवन भी एक बिजनेस है, और आप ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ एक बिजनेस है। यहां पर कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिल रहा है। इतनी एडवर्टीजमेंट्स, इतनी लालच, इतना लोभ, ये कोर्स, वो डिग्री, ये धागा, वो अंगूठी, ये मस्जिद, कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। हर चीज में आपके समय जा रहा, हर चीज में आपकी ऊर्जा जा रही। आप गौर करना, जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है, आप उसकी कीमत चुका रहे हैं समय और ऊर्जा देकर। और वो काम कितने और किसके आ रही है इसका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन चुकाए चले जा रहे, चुकाए चले जा रहे, आप चुकाए चले जा रहे हैं। एक किस्सा सुनाता हूं रामकृष्ण परमहंस का, शायद आपको इंटेलिजेंस शब्द समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब रामकृष्ण का आश्रम नदी किनारे हुआ करता था। अब अक्सर संध्या अपने शिष्यों के साथ बैठ के वो बातचीत किया करते थे, लेकिन उसी गांव में एक बड़ा अकड़ू सन्यासी था और उसे रामकृष्ण पे बड़ा गुस्सा था, बड़ी खुन्नस थी उसे रामकृष्ण पे। वो उनका अपमान करने का, उनकी तौहीन करने का एक मौका नहीं चूकता था, और मौके की तलाश में भी था कि कुछ हो जाए और रामकृष्ण की पूरी इज्जत धूमिल कर दूं, उसका पूरा संतत्व गायब कर दूं। बड़ी फिराक में रहता था। एक दिन उसको मौका मिल गया, वो तो आया रामकृष्ण के पास। संध्या का समय था, शिष्य बैठे हुए थे, रामकृष्ण बातचीत कर रहे थे। उसने रामकृष्ण के शिष्यों के सामने ही बड़े अभद्र तरीके से बोला, अरे क्या अपने आप को संत समझता है तू? एक बात बता, तू पानी पे चलना जानता है? रामकृष्ण भी चौंक गए कि ये क्या बात हुई। शिष्य तो एकदम चमक गए कि ये क्या बात हुई। फिर रामकृष्ण बोले, मैं तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये सुनते सारे शिष्य चौंक गए, बड़ा इंप्रेस हो गए। रामकृष्ण तो नॉर्मल थे, बोले क्या बात करता है यार? बोले हाँ। तो बोले दिखाओ हमको, चलो, ये तो बड़ा मजा आएगा यार, तुम पानी पे चल लेते हो। बोले हाँ। गए नदी किनारे, सारे शिष्य पीछे पीछे बड़े उत्साह में, रामकृष्ण अपने नॉर्मल नदी किनारे खड़े हुए। रामकृष्ण ने बोला भाई चलो। वो तो वाकई गया चल के, और वापस भी आ गया चल के। शिष्य तो एकदम पागल कि बोले क्या बात है, क्या जादू है। दूर एक नाविक था, उसको बुलाया, भाई इधर आ इधर आ इधर आ। तो नाविक आया रामकृष्ण के पास। तो रामकृष्ण ने बोला भाई मुझे वो किनारे घूमने जाना है, ले जाओगे? तो बोले हाँ चलो साहब, मेरा तो काम ही है। ये सन्यासी भी चमक गया कि ये क्या बात हुई, शिष्य भी परेशान कि ये क्या बात हुई, अभी घूमने कहाँ जाना है इनको, वो पानी पे चल के आए, इनको घूमने जाना है। रामकृष्ण तो अकेले बैठ गए नाव पे, गए उस किनारे। थोड़ी देर बाद लौट के भी आ गए। लौट के आके नाविक से पूछा कितना हुआ? वो बोले साहब 2 पैसे। रामकृष्ण ने निकाल के उसको दे दिए। फिर सन्यासी से पूछा, अरे भाई तुम ये जो महान कला सीखे कितने दिन लगे? वो बोले 20 साल की तपश्चर्या है। रामकृष्ण बोले मेरे भाई 20 साल की तपश्चर्या में कला भी सीखी तो 2 पैसे वाली। एक्चुअली क्या है कि साइकोलॉजी एक ऐसा सत्य है जो हर मनुष्य जानता है, नहीं जानता ऐसा नहीं है। ठीक है, सच्ची साइकोलॉजी बोलने वाले कम, समझाने वाले कम, आकर्षित करने वाले, डमरू लेके बैठने वाले, ढूंढा ढूंढा करके पकड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सत्य आप जानते हैं। आप इतिहास में पिछले 5000 साल के 5000 सबसे सफल मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ लें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो सफल क्यों है? क्योंकि उसने कुछ महान किया है।
सीधी बात है। कुछ बड़ा कार्य किया है इसलिए उसको हम याद करते, उनको महान कहते, उनको सफल कहते। तो उनकी ये महानता निकली कहां से, गौर करना आप। जितनी भी महान चीजें हैं, जितनी भी मूल्यवान है, वो सब भीतर से बाहर निकली है। बड़े अच्छे समझ लेना, आपकी कविता हो, साहित्य हो, संगीत हो, भगवत गीता हो, कबीर के दोहे हो, व्यवसाय हो, बिल गेट्स के डिसीजन हो, चाहे अंबानी के डिसीजन हो, सब अंदर से बाहर निकले हैं। बाहर से भीतर सिर्फ कचरा जाता और आप सारा कचरा डालते। आज के बाद ये नियम समझ लेना कि भीतर से बाहर जो निकलता वो सब महान हो जाता, और बाहर से भीतर जो आप डालते वो ऐसा कचरा है जो जंग लगा देता आपके भीतर के मनों को, आपकी मन की शक्तियों को, जो कुदरत की बराबरी पे थी, आप लेके आए थे, उसको जंग लगा देते कचरा डाल डाल के। इसलिए एक चीज तो तय कर लो कि आज के बाद कोई भी चीज पकड़ने के पहले, कोई भी चीज जानने समझने के पहले उसमें कितना समय जा रहा, कितनी ऊर्जा लग रही और उसका महत्व क्या है, इतना तय कर लो, फिर उसको लाओ। बेमतलब का कचरा इकट्ठा मत करो, आपके किसी काम नहीं आ रहा है। कोई एक आदमी बता दे कि उसकी डिग्री उसके काम आ रही, नहीं आ रही। जीवन छोटा सा है, 80 साल का है, 25 आप सोने में लगा देते, 5-1 साल बीमार रहते, आलस में रहते, है ना, 5 साल धर्म, मस्जिद, मंदिर, समाज में लगा देते, 10-12 साल पढ़ने में लगा देते, और जीवन के बाकी जमेले में बचा हुआ लगा देते। फिर कहते मरते वक्त कुछ बात नहीं बनी। अरे थोड़ा सा वक्त निकाल लेते, थोड़ी सी ऊर्जा ठीक जगह लगा देते, सब बात बन जाती। छोटा सा जीवन है, समय का खेल है, छोटा सा जीवन है, ऊर्जा का खेल है, तीसरी चीज का खेल ही नहीं है। आप सारी तीसरी चीजों को महत्व दिए हैं। दिक्कत क्या है? श्रद्धा ही नहीं है मनुष्य में, विश्वास ही नहीं है। किसी मनुष्य को यह विश्वास नहीं है कि कुदरत ने उसे अपार इंटेलिजेंस देके भेजा है, विश्वास नहीं है। किसी मनुष्य को यह विश्वास ही नहीं है कि भीतर अपार इंटेलिजेंस भरी हुई है, विश्वास ही नहीं है। और इन दोनों को छोड़ के बाहर की तमाम चीजों पर उसका विश्वास है। यह भी कमाल का मनुष्य है। तो कोई भी सच्ची साइकोलॉजी होगी, आप पढ़ लेना आज के बाद। बड़ी दिक्कत है, बहुत दुख होता मुझे मनुष्य की हालत पे, और ये सिखाने वालों पे, समझाने वालों पे स्वार्थ और अहंकार के कारण जो पकड़ा जाते। आपका जीवन बॉम्बे से दिल्ली जाना है। हर मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, और बड़ी लिमिटेड यात्रा है। आप कोई पृथ्वी के सारे गांव, सारी कंट्री नहीं घूम रहे हैं, आप कोई सारे काम नहीं कर रहे हैं, एक लिमिटेड यात्रा है। तो बुद्धिमानी ये है, इंटेलिजेंस ये है कि अगर मुझे बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो बॉम्बे से दिल्ली के बीच आने वाले बड़े स्टेशनों का ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक है। बस इतना ही ज्ञान आपको आवश्यक है। लेकिन आपको बॉम्बे से दिल्ली कौन से स्टेशन आते ये नहीं मालूम, स्विट्जरलैंड का क्लाइमेट मालूम, यूरोप के स्टेशन मालूम, कमाल करते आप। तो जो अति आवश्यक नहीं, जो रिक्वायर्ड नहीं, उसमें क्यों समय लगाते? पूरा आपका ज्ञान जो कुदरत ने दिया है खत्म हुआ जा रहा है। इसलिए कोई भी सच्ची साइकोलॉजी आप पढ़ लेना, आप कोई भी सच्चा आदमी होगा वो कभी कुछ पकड़ाएगा नहीं, इतना भी नहीं पकड़ाएगा। पकड़ने का सवाल नहीं है। पकड़ाने वाला कुछ भी पकड़ा रहा, किसी भी नाम पे पकड़ा रहा, किसी भी बात पे पकड़ा रहा, वो मनुष्य को गुमराह कर रहा। या तो वो खुद अज्ञानी है या बेवकूफ बना रहा, अपना घर बसा रहा। आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, आप कबीर के हजारों दोहे पढ़ लीजिए, आप लाओ त्ज़ू पढ़ लीजिए, आप क्राइस्ट के वाक्य पढ़ लीजिए, आप संसार की कोई भी अच्छी साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, आप अष्टावक्र पढ़ लीजिए। अगर एक शब्द आप ले आए कि ये चीज कृष्ण ने पकड़ाई, प्रश्न ही नहीं उठता है। ये छोटी सी बात आप क्यों नहीं समझते
कि पकड़ना आपको है नहीं और पकड़ाने वाला गलत है। अपनी मर्जी से भी आप पकड़ते, दूसरे भी आपको पकड़ाते, जबकि पकड़ना गलत है, आपको छूटना है। जो पकड़ा है उससे छूटना है। अगर कोई भी व्यक्ति बचपन में बगैर पकड़े बड़ा है, तब तो वो एडिसन आइंस्टाइन हो ही गया है। अगर उसने पकड़ लिया है तो छोड़ना है। साइकोलॉजी सिर्फ छुड़वाती, पकड़वाती कुछ भी नहीं। कोई आदमी ये कह दे कि मैं ज्ञान देता, मैं आनंद देता, मैं सफलता देता, मैं ध्यान देता, झूठ बोलता है। उसको मालूम ही क्या है? कोई भी मनुष्य किसी भी दूसरे को न तो ज्ञान दे सकता, न ध्यान दे सकता, न आनंद दे सकता, न सफलता दे सकता। वो सब मनुष्य के भीतर है। बड़े अच्छे समझ लेना, ये सब आपके भीतर है। साइकोलॉजी सिर्फ काटती जो आपने पकड़ रखा है और जिस कारण से जो भीतर है वो ढका हुआ है। आप पूरी गीता पढ़ लो, क्या है? अर्जुन बड़े जोर से पकड़े हुए शास्त्र कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ये चीज पाप है, युद्ध हिंसा है। तो कृष्ण कुछ पकड़ा नहीं रहे पूरी गीता में अर्जुन को। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये तमाम वेद, ये तेरे तमाम शास्त्र मुझसे उत्पन्न जान, और आज मुझसे एक नई बात जान। ये तेरे जितने वेद हैं, ये आत्मज्ञानी के लिए छिछोरे जलाशय से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बदबूदार हैं। तेरा वेद तेरे भीतर है, तू मत पड़ इन चक्करों में। कोई भी साइकोलॉजी आपको ये नहीं कहती कि मेरी बात सुनो। वो आप जो सुनते आ रहे हो वो काटती, ताकि आपके भीतर से आपका शास्त्र निकले, आपके भीतर से आपका ज्ञान निकले। और वो निकाले बगैर आप हंस ही नहीं सकते। सुख और सफलता तो दूर की बात है, हंस तक नहीं सकते। अर्जुन गीता में धर्म की दुहाई देता, धर्म की इतनी दुहाई देता, कृष्ण थक जाते और कृष्ण कहते कि तू मेरा भक्त बन भैया, तू मेरा पूजन कर, तू इन हजारों झमेलों से दूर हो जा। कृष्ण छुड़वा रहे हैं। वो कहता ये मामे, ये काके, ये दादे, ये गुरुजन मैं कैसे मारूं? कृष्ण कह रहे हैं कि अरे वो काके दादे मामे नहीं है, वो सामने युद्ध करने आई सेना है, उसमें जो हो उसको मार। तेरे लिए सेना है, तू काके दादे मामे देख क्यों रहा है? कृष्ण अर्जुन को एक एक चीज छुड़वा रहे हैं। अर्जुन कहता राज्य से क्या लाभ, हिंसा में क्या रखा, कौन जीतेगा? तो कृष्ण कह रहे हैं कि जीत हार, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान मान, तू छूट। मैं भी आपसे ये कहता हूं कि आप झंझटों में मत पड़े। कोई एक साइकोलॉजी लाएं कि जिसमें एक चीज किसी ने पकड़ाई हो। कबीर के दोहे इतने सुनते, गीता इतनी पढ़ते, बताइए तो सही कि कृष्ण ने कोई चीज पकड़ाई कि ये करने से तेरा उद्धार हो जाएगा? वो संभव नहीं है। जो पकड़ा है वो काटना है। मुझे काटने दो, मैं फट 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 काट दूंगा। और जैसे जैसे कटेगा भीतर आपका आनंद बढ़ेगा, आपकी शांति बढ़ेगी, आपकी मस्ती बढ़ेगी, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपका ध्यान बढ़ेगा, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो पकड़ाने की तो बात ही नहीं है, आप पकड़ो ही मत। सब कुछ आपके भीतर है, आपको उसी अनुसार चलना है। मैं 500 घंटे बोलूं, 5000 घंटे बोलूं, 50 किताब लिखूं, 500 किताब लिखूं, एक वाक्य मुंह से कैसे निकल सकता कि ये पकड़ो? कोई भी साइकोलॉजिकल आदमी जिसे इतना भी नॉलेज है साइकोलॉजी का, वो पकड़ने की बात उसके मुंह से निकल कैसे सकती? आश्चर्य है। काटने की बात है, कचरा है, उसे निकालना है। आपने कचरा डाला है, कचरा निकालना है, ज्ञान अंदर है। कृष्ण यही तो कह रहे हैं, जहर से गर्भ, मैल से दर्पण और धुएं से अग्नि ढकी रहती। ऐसे मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से ढका है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं ज्ञान दे सकता, ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता। अज्ञान काट सकता, ज्ञान बाहर प्रकट हो जाएगा। आपका ध्यान लाख जगह डिवाइडेड है, मैं वो लाखों जगह कचरा बता के आपका ध्यान किसी एक जगह पर लग जाए, ये व्यवस्था करवा सकता। ध्यान तो आपका। अभी क्या है, ध्यान तो भीतर है,
हजारों जगह डिवाइडेड है, ये भी ये भी ये भी ये भी, अच्छा 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 अच्छा, ले लो, सब मुफ्त में मिल रहा है। मैं आपको चंद उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी पावरफुल होती है और क्या होती है। हम भी सुनते हैं और सभी सुनते हैं कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे और इतने बड़े उद्योगपति हो गए। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है और इतना बड़ा उद्योगपति हो गया, तो उन्होंने सीखा क्या? क्या मैनेजमेंट सीखा? नहीं सीखा। लॉ सीखे? नहीं सीखे। पब्लिक इशू किसको कहते सीखा? नहीं सीखा। शेयर कैसे चलते सीखा? नहीं सीखा। धंधा कैसे करते सीखा? नहीं सीखा। मैनेजमेंट सीखा? नहीं सीखा। स्टाफ का इंटरव्यू कैसे लेते सीखा? नहीं सीखा। ये सब भीतर है। आप छोटी सी बात समझना, उन्होंने अपने भीतर की इंटेलिजेंस को मौका दिया बस। और भीतर की इंटेलिजेंस सब सीखी सिखाई है, लेकिन मौके पे। तो जैसे धीरूभाई को चांस मिला, ये सारी चीज उनके अंदर आ गई और हर क्वालिटी वर्ल्ड क्लास। उनका मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास, उनकी दूरदृष्टि वर्ल्ड क्लास, सिलेक्शन वर्ल्ड क्लास, प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास। तो ये भीतर था एडिसन। अब दूसरी फेल है, वॉचमैन की नौकरी कर रहा है और दुनिया का सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक हो गया। क्यों? कैसे? थोड़ा आप समझो कि वैज्ञानिक होने के लिए जो चाहिए वो भीतर है। आप इस चीज को नहीं समझते कि वो भीतर है, और आप अंबानी कैसे बने किताब पढ़ते। कभी उससे कोई अंबानी बना? कवि बनने की क्लास होती, सक्सेसफुल बिजनेस बनने की क्लास होती? ये गट्स आप में हैं। आप एक नहीं हजारों उदाहरण इतिहास में देखें। राइट ब्रदर्स, अगेन अनपढ़, एकदम गरीब घर में, तकलीफ में पैदा हुए, तकलीफ में बढ़े। दोनों बंधु, दोनों भाई साइकिल की दुकान चलाते थे, छोटी सी, लेकिन बचपन में माता पिता ने खिलौना दिया था, छोटा सा उड़ता हवाई जहाज। वो बड़ा पसंद आया था, लेकिन गरीब घर में थे, वो बात वहीं समाप्त हो गई। जिंदगी काफी आगे निकल गई, न पढ़े लिखे, साइकिल की दुकान पे, गरीब। लेकिन अचानक एक दिन एक आर्टिकल हाथ में आया कि हवाई जहाज पे इतने प्रयोग हो रहे हैं। बचपन का खिलौना याद आया। दोनों ने तय किया कि अपने को भी ट्राई करना चाहिए। बात समाप्त हो गई, क्योंकि वेस्ट नहीं करा अपना उत्साह, वेस्ट नहीं करा अपना कंसंट्रेशन, वेस्ट नहीं करी अपनी इंटेलिजेंस, तो सब प्रकट हो जाती जैसे ही सोचते। और जैसे ही सोचा कि दोनों ने कितनी जगह गए, जो जो प्रयोग हुए उसकी फाइलें लाए कि क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या किया। और उनको 3-4 चीजें समझ में आई कि हवाई जहाज उड़ क्यों नहीं रहा। तो उनको समझ में आ गया कि एक तो पावरफुल इंजन चाहिए, दूसरी चीज वजन में हल्का चाहिए, और क्या। तो उनको काफी उसकी गति, मूवमेंट, पंखे बंखे में बड़ा कंफ्यूजन था। तो किसी ने बोला कि आप न्यूटन लॉ समझ लो, आपको आसानी हो जाएगी। अनपढ़ आदमी 6 दिन में पूरे न्यूटन लॉ समझ लिए, और हवाई जहाज अगर उड़ा, अगर उड़ सका, राइट ब्रदर से चमत्कार कर पाए, तो उसमें न्यूटन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कितने दिन लगे उनको समझने में? 6 दिन। और ये 20 साल में जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें से कितने वैज्ञानिक हो गए। और आश्चर्य तो ये कि साइंस का पूरा कोर्स करके पिताजी के धंधे पे बैठ जाते। कमाल कमाल के इंटेलिजेंट होते। तो इंटेलिजेंस भीतर है, शक्ति भीतर है। आप लगा तब पाएंगे जब आपने वेस्ट नहीं करी है। मैंने बोला ना कि मौका तो आपके जीवन में भी आता। आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए। तो कृष्ण कई शास्त्र ज्ञान लेने नहीं गए थे,
कृष्ण को तो शास्त्रों से मतलब भी नहीं था। तो इतनी महान और सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता कैसे कह गए? वो भीतर से आई। कबीर कहां पढ़ने गए थे? कबीर किससे सीखने गए थे? अरे लिखते बोलते नहीं आता था। आप इस चीज को समझें कि भीतर इतना खजाना है जिसकी आपको कल्पना नहीं है, क्योंकि आप भाग रहे हैं और कोई आपको भीतर भेज ही नहीं रहा। कोई आपको ये बता ही नहीं रहा कि आप बॉर्न महान हैं, आप बॉर्न इंटेलिजेंट हैं। आप उस पर भरोसा करें और निकलने दें, और वो निकलेगी तभी जब ये अज्ञान हटाएंगे। पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ो मत छोड़ो, जानो और छोड़ो। जानो और छोड़ो क्या है? बकवास। गलत ले लिया, गलत आदमी घर में आ गया, बस भगाओ उसको। बुद्ध, अभी बुद्ध 38 साल बोले और उनसे ज्यादा मनुष्य जाति के इतिहास में कोई नहीं बोला। तो बुद्ध कौन से पढ़े लिखे थे? कहां से आया इतना बोलना? सब भीतर से आया। आप समझो कि भीतर क्या कुछ नहीं है, लेकिन कोई भीतर को मौका नहीं देता। दौड़ते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते रहते। विवेकानंद कितने प्रतिभाशाली थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या सिखाया विवेकानंद को? जाना पहचाना नॉलेज तो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस से कहीं गुना ज्यादा था। रामकृष्ण परमहंस ने एक ही काम किया कि विवेकानंद जितना जानते थे, जितना समझते थे, सब बुला दिया और कह दिया सब बकवास। और विवेकानंद भूले, और भूले विवेकानंद हो गए। पूरी भगवत गीता आप में से अनरिक्वायर्ड काटती, आपके भीतर का कृष्ण बाहर आ जाता। बड़ी सिंपल प्रोसेस है। सोना मिट्टी में रहता तो मिट्टी हटाने की बात है। थोड़ा अपने जीवन में गौर करना। अब पकड़ने की आदत इतनी गहरी हो गई कि कोई छोड़ने का बोले ना तो ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हो यार, इतनी मेहनत से, और छोड़ दे। अरे छोड़ने में तो ईर्ष्या कितना परेशान करती सबको, किसी से छूटती। भय कितना परेशान करता, चिंता कितनी परेशान करती, किसी से छूटती नहीं। छोड़ने की आदत ही जा चुकी। एक ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि सिर्फ लाओ। अरे लाना कचरा है, छोड़ना छोड़ना बस। छोड़ने में अगर आपको मास्टरी आ गई, अगर आपकी कंडीशनिंग चेंज हो गई कि छोड़ना ज्यादा गुण की बात है, तो आपका सब काम हो जाएगा। एक फिर रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देता हूं कि छोड़ते क्यों नहीं, छूटता क्यों नहीं। जो चीज जान की जंजाल हो गई, जो परेशान कर रही है, जिसने इतना समय खाया और कुछ नहीं मिल रहा तो भी छूटती नहीं। फिर कह देते नहीं नहीं वो तो पिताजी की खुशी के लिए करते हैं। पिताजी और भी 100 चीजें हैं जिससे खुश हो सकते, वो क्यों नहीं करते? तो गलत बात नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस के पास एक धनपति आया। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको एक चीज बोली कि देख यार, ये तेरी जो है ना सुख दो, आनंद दो, ये बकवास मत करे। तेरा पूरा ध्यान धन पे लगा है, तो मैं खुशी कैसे दे सकता, मैं आनंद कैसे दे सकता? तेरा ध्यान वहां से हटे तो मैं कुछ ट्राई करूं। तो वो बोले मुझे क्या करना होगा? तो रामकृष्ण परमहंस बोले ला पूरा खजाना और फेंक दे पानी में। वो बोले ऐसा? बोले हाँ। तू तो लाया खजाना, प्रभाव में आ गया रामकृष्ण परमहंस के। लाया और बड़ी पोटली भर के लाया, और फिर यूं खड़ा हुआ नदी किनारे, बड़ा उदास था। रामकृष्ण परमहंस देख रहे हैं तमाशा। काफी भीड़ भी लग गई कि एक धनपति अपना खजाना छोड़ रहा है। तो उसने शुरू किया, एक, फिर थोड़ी देर रुके, फिर 2, 15-20 बार उसने किया होगा कि रामकृष्ण परमहंस ने बोला ये क्या कर रहा है भाई तमाशा, उठाई पोटली डाल दी पानी में। तो इसको छोड़ना कहते हैं। आप कोशिश करना, छोड़ेंगे तो भी टुकड़े टुकड़े में। अरे छोड़ो ना छोड़ते ना पकड़ते, समझ लेना। कोई चीज पकड़ी भी नहीं है। मैं 50 बार कहता हूं, सब झूठ बोलते हैं कि मैंने ये चीज पकड़ी है, पकड़ी भी नहीं है। कोई चीज छोड़ी है, छोड़ी भी नहीं है। बड़ी खूबी है, समझ लेना। गौर करना अपने जीवन में कि आपने कोई चीज पकड़ी है,
कोई चीज छोड़ी है। तो इंटेलिजेंस आप थोड़ी सी जगाएं कि छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं है। पकड़ तो मूर्ख लेते ही हैं, ये मूर्खता का लक्षण है पकड़ लेना, इसको इंटेलिजेंस मत समझना। कितने कितने तरीके के लोग होते आप खुद जानते, लेकिन इंटेलिजेंस बड़ी सूक्ष्म होती, टू द पॉइंट होती, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं करती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं। 3 जादूगर थे, आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन सब अपने अपने शहरों में अपने अपने हिसाब से जादूगरी दिखा रहे थे, तो मुलाकातें कम हो गई थी। लेकिन एक दिन तीनों की मुलाकात हुई तो बड़ा प्यार उमड़ा आपस में, बड़े उत्साह में आ गए। बोले यार 2-3 रोज कहीं घूमने जाया जाए साथ में। बात तो बराबर है, प्रोग्राम बन गया। अब कहां जाएं? तो बोले यार जंगलों में जाते हैं, मजा आएगा। जंगल में वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं व्यवस्था करेंगे। एक रथ चालक को पकड़ लिया कि भाई चल 3 दिन के लिए हमको जंगल में घुमा ला। पैसे वैसे तय कर लिए, सामान रख दिया और घूमने चले गए। अब घूमते 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 दोपहर हुई तो एक तालाब किनारे रथ रुकवाया, कुछ यहां वहां से तोड़ के खाया, कुछ घर से ले गए थे वो खाया, फिर मुंह धोया। और मुंह धो के अभी खड़े ही हुए थे कि एक दूर शिला पर उनको शेर का कंकाल नजर आया। शेर का कंकाल देखते तीनों यूं देखने लगे शेर के कंकाल को, बड़े ध्यान से। अभी इस बेचारे को तो मालूम नहीं रथ चालक को कि देख क्या रहे हैं और क्यों इतने ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन उसमें से एक जादूगर बोला, यार एक बात बताऊं मैं। बोले क्या? बोले मैं इस कंकाल में अपने जादू से हड्डी मांस मज्जा डाल सकता हूं। बोले दूसरा एकदम उत्साह में आ गया, अरे बोलो तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तो मैं इसमें आंख कान नाक बिठा के खून रख सकता हूं शरीर में। ये सुनते तीसरा बोला, अगर तुम ये दोनों कर दोगे तो मैं उसमें प्राण डाल सकता हूं। तो बोले तय? बोले तय। रथ चालक घबरा गया, अरे बोले कंकाल में प्राण डालने की जरूरत क्या भाई? बोले नहीं नहीं तू बेवकूफ है, हट, तू क्या समझे जादू क्या होता। तो एक ने तो वाकई ढूंढा ढूंढा हड्डी मांस मज्जा डाल दी शेर में। ये देखते रथ चालक अलर्ट हो गया कि बोले तो गड़बड़ है, तो वो धीरे धीरे रथ की तरफ जाने लगा। तो तीनों आपस में हंसे कि कैसा मूर्ख है, कैसा डरपोक है, पागल है। लेकिन रथ चालक सुने ना, वो धीरे धीरे रथ की तरफ बढ़ने लगा। दूसरे ने वाकई आंख नाक कान लगा दिए। ये देखते ही तीसरे ने प्राण फूंक दिए और रथ चालक रथ लेके भाग गया। अब यहां तो शेर अंगड़ाई लेके उठा तो सालों का भूखा था, तीनों को खा गया। अब मैं आपको यही कहना चाहता कि बुद्धिमान कौन, इंटेलिजेंट कौन? वो रथ चालक जो वहां से भाग खड़ा हुआ। आप भी ऐसे ऐसे जादू दिखाते कि देखिए जादू, इससे क्या होगा, इससे मेरी परेशानी और बढ़ेगी। तो आप ऐसा जादू क्यों दिखा रहे हो भाई? इससे क्या होगा, मेरे 20 साल बिगड़ जाएंगे, है ना? जादू दिखाते, लाइफ में तरह तरह के जादू दिखाते। लेकिन इंटेलिजेंस बड़ी सूक्ष्म होती, वापरने की चीज नहीं होती। समय, ऊर्जा, इंटेलिजेंस, ध्यान, ये वापरने की चीज नहीं है, अवेयरने की चीज है। आप इसको छोड़ के सब अवेयर लेते, बाकी सब छोड़ो, ये अवेयर लो। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book.
and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। एक और किस्सा सुनाता हूं मैं, इंटेलिजेंस शब्द बड़े अच्छे समझ लेना। एक और किस्सा सुनाता हूं मैं। एक धनपति था और उसको कुछ काम से दिल्ली जाना था। उसने दूसरे दिन 12 बजे की टिकट करवाई थी, बैग सब रात को रेडी कर दी। ये तो ठीक है, लेकिन सुबह उठा तो पत्नी रो रही थी, बच्चे परेशान थे। बोले आप दिल्ली नहीं जाओगे? अरे बोले मैं दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगा भाई, मेरी अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। बोले नहीं आप नहीं जाओगे। बोले कारण क्या, ये तो बताओ। तो उन्होंने वॉचमैन को बुलाया, तो वॉचमैन आया, वफादार वॉचमैन था, पुराना वॉचमैन था। तो वो बोले साहब मैंने सपना देखा है कि आप जिस फ्लाइट से जाओगे उसका एक्सीडेंट होने वाला है। धनपति तो सनक गया, बोले पागल है क्या, इसके सपने से इसका क्या लेना देना। लेकिन वाइफ और बच्चे नहीं, अड़ गए। बेचारा क्या करता, टिकट कैंसिल करवा दी और अगले दिन की करवाई। अब हुआ ऐसा कि वाकई फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। कई बार संयोग हो जाते, एक्सीडेंट हो गया तो घर वालों ने, बच्चों ने तो खूब आवाभगत करी वॉचमैन की, खूब उसको इनाम दिया और खुशी के मारे उसकी सैलरी डबल कर दी। लेकिन धनपति इंटेलिजेंट था, उसने सीधे उसको नौकरी से निकाल दिया। घर वाले चमक गए, अरे बोले इतना आपकी जान बचाई, आप नौकरी से भगा रहे हो। तो वो बोले जान बची हो तो संयोग है, लेकिन वॉचमैन को रात को ड्यूटी करने रखा, सपने कैसे देख रहा है। इन सारे ज्ञानों का कुछ भी महत्व नहीं है इसके अलावा। आइंस्टाइन का किस्सा सुनाता हूं। होता क्या है कि हम छोटी छोटी जगह पर बुद्धि लगाते, और ऐसी छोटी छोटी जगह पर बुद्धि लगाते कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी आदमी देखना, अभी अंबानी की ऑफिस में कोई 5,000 रुपए लेके गया सामान लेने, और उसका हिसाब अंबानी देखेंगे तो क्या होगा, यही हम करते, देख लेना आप। लेकिन इंटेलिजेंस टॉप की जगह पे लगना चाहिए, टू द पॉइंट लगना चाहिए। आइंस्टाइन मनुष्य जाति के इतिहास के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं, कोई दो राय नहीं। मैन ऑफ मिलेनियम कहते हैं, मैं ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार कहता हूं उनको। स्टार है नो डाउट, वो हैं, कृष्ण हैं, लाओत्जू हैं, कबीर हैं। चंद लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने चमत्कार किए जिसकी कल्पना लोगों को नहीं है, धीरे धीरे होगी। आइंस्टाइन इतने बड़े गणितज्ञ, लेकिन उनके सामने आप 2-3 नोट की गड्डी रख लीजिए, वो 300-400 तक की गिनती नहीं गिन सकते थे। तो बड़ा गणित जो चांद तारों का गणित बता देता, वो आदमी नोट नहीं गिन सकता। आप कोशिश करना, आप सीखने क्या कोशिश करते, आप क्या सीखने की कोशिश करते, नोट गिनते सीखने की। फिर बैंक में नौकरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बच्चे स्कूल में क्या सीखते, अच्छा क्लर्क कैसे बनना। आप बताओ ग्रेजुएशन तक, उससे ऊपर कोई सीखता नहीं, सीखते। आइंस्टाइन रेस्टोरेंट में जाते तो अक्सर किसी को लेके जाते, क्योंकि उनको मेनू वगैरह पढ़ते नहीं आता था, तो अक्सर तो किसी को लेके जाते, पत्नी को, दोस्त को, तो वही मंगवा लेता। आइंस्टाइन से ज्यादा इतना पूछा जाता कि किस तरफ का खाने का मूड है, बस बताओ, तो बोलते आज ऐसा ऐसा मूड है, ठीक है ये लिया। एक दिन रेस्टोरेंट में अकेले फंस गए, वेटर ने मेनू दिया, उन्होंने 1 बार 2 बार फिर मेनू रख दिया, फिर वेटर को बुलाया, बोले भाई तू मुझे ध्यान से देख। वेटर बोले हाँ देखा, अब बोले अब मेरे लिए क्या अच्छा लिया, है ना। तो जब इंटेलिजेंस टॉप पे लगती है तो छोटी छोटी बातों में वेस्ट नहीं की जाती।
लेकिन हमारा कमाल ये कि साइकिल के पैसे नहीं है, मर्सिडीज के नए मॉडल की जानकारी है ना। अभी मनुष्य जीवन में धर्म एक बड़ी ऊंचाई है, साइकोलॉजी एक बड़ी ऊंचाई है, उसकी जरूरत तो नहीं है। अभी तो नीचे समस्या है, जीवन में टेंशन की समस्या है, चिंता की समस्या है, लेकिन मनुष्य कमाल है, ऐसे मनुष्य को भी आत्मा भी समस्या है। कितना टाइम लगाते, बात बात पे टेंशन हो रहा है और आत्मा पे डिस्कस करते। आप गौर करना, कमाल करते। तो इंटेलिजेंस का अर्थ, अगर सुई से काम चल रहा तो हथौड़ा क्यों मारना। लेकिन आपका काम सुई से भी चलता तो भी आप 10-20 हथौड़े लेके जाते और 25-50 की फौज भी लेके जाते। हथौड़ा मारो नहीं। इंटेलिजेंट आदमी अगर एक शब्द में काम निपटता होगा, समझ लेना, तो कभी एक पूरा वाक्य नहीं बोलेगा, क्योंकि एनर्जी लगती। एक टॉल्स्टॉय का किस्सा सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये जो महान लोग हैं, इन्होंने समय और ऊर्जा बचाए हैं। एक दिन एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा टॉल्स्टॉय के पास आया, बोले पक्की खबर लाया हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो टॉल्स्टॉय बोले, देख मेरे भाई, मेरे को फालतू बात नहीं करने की, मुझे ये बता, ये जो तू खबर लाया उससे मेरा कुछ फायदा है। बोले नहीं, वो तो नहीं। बोले उससे मनुष्यता का फायदा है। बोले वो भी नहीं है। बोले मगर खबर ना सुनूं मेरा घाटा है। बोले वो भी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग है, गॉसिप है। बोले भाग्या से पागल है क्या है? शाहरुख ने क्या खाया, अमिताभ ने क्या पहना, खूब जानकारी रख लो, खुश रहो, है ना। सो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक वाक्य से काम चलता तो किताब क्यों पढ़ते। जो चीज आपको इस समय अति आवश्यक नहीं, आप उसमें ऊर्जा क्यों लगाते। आपका काम अटके, उस समय आप समझना कि हां अब ये चीज जानना पड़ेगी। समय से पहले क्यों, आवश्यकता के बगैर क्यों, मुझे नहीं जानना। मैं गधा अच्छा, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी मिलेगी। मैं उल्लू अच्छा, लक्ष्मी आके बैठेगी, है ना, क्योंकि बिल गेट्स पे बैठी, अंबानी पे बैठी, एडिसन पे बैठी, मुझ पे भी बैठेगी। तुमको बहुत पता है, तुम लोगों को नौकरी पर रख लूंगा, है? तो आप इस जीवन का गणित समझो कि बड़ी सूक्ष्म चीज है, कोई भी चीज वेस्ट करने की नहीं है। अगर आपके पास समय बचता तो आनंद लो, मस्ती लो, कुछ कला का मजा लो, कुछ पेंटिंग बनाओ, लेकिन ये फालतू की एनर्जी लगा के, फालतू की चीज जान के जो अति आवश्यक ना हो। मैं तो आपको कहता हूं कि जीने मरने का सवाल ना हो, जब आपका काम ही अटके तभी चीज जानने की है। बुद्धिमान वो है जिसके पास 5 लाख रुपया हो या 5 लाख की गाड़ी लेनी हो, तो 5,11,000 में कौन सी गाड़ी मिलती इसका भी पता नहीं होना चाहिए। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, कौन सा आपका काम अटक रहा। जाना बॉम्बे से दिल्ली और नेट पे पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेक कर लिया, यही हो रहा है। और इस चक्कर में बॉम्बे दिल्ली की फ्लाइट ही चुक जाती। गौर करना। सो एक हरिवंश राय बच्चन की कमाल कमाल कमाल, हरिवंश राय बच्चन की कोई भी कविता कमाल। तो कविता सुनाता हूं कि वो क्षण जिनका मैंने उपयोग नहीं किया, वो क्षण जिनका मैंने उपयोग नहीं किया, वो क्षण जिनका मैंने संजोग नहीं किया, वो क्षण जिन्हें खो दिया, वो क्षण जिन्हें बंजर में बो दिया, वो सब मिलके मेरे सामने खड़े हो गए आज। वो सब मिलके मेरे सामने खड़े हो गए आज, और मेरा सपना सपना ही रह गया। इसलिए शायद मेरा भविष्य अजन्मा ही रह गया। तो हमारा भविष्य जन्म क्यों नहीं रहा?
क्योंकि हमने सारे क्षण घुमा दिए, वेस्ट कर दिए। अब जब सारे क्षण वेस्ट हो गए तो वो सब हमारे सामने खड़े हो गए कि अब तुम्हें और क्या चाहिए। असफलता और दुख तुम्हारा भाग्य हो गया, क्योंकि इतने क्षण कुदरत ने देके भेजा था। आगे बढ़ते, उनका उपयोग करते, कमाल हो जाता। मैं अपनी बात बताऊं, मैं बचपन से बहुत जल्दी सीखता था कि ये गड़बड़, ये गड़बड़। तो स्कूल में भर्ती तो करवा दिया, मुझे करवा ही देते हैं, लेकिन तीसरी क्लास आते आते मुझे समझ में आ गया कि ये जो भी सिखा रहे हैं ना, और जो भी 6 घंटे में बैठ रहा हूं ना, ये पूरा वेस्टेज है, टोटल वेस्टेज। टीचर की शक्ल देखो और मुझे लगे यार इन सबको तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूं, ये क्या पढ़ा रहे हैं। और स्टडीज देखूं तो जो पढ़ा रहे हैं मैं उसको देखूं कि इसका उपयोग क्या, मुझे लगे टोटल बोगस। मैं तो स्कूल जाना ही बंद कर दिया। टीचर चिल्लाते रहे, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गए कि हाँ यार ऐसा ही है। पूरे साल में 15-20 रोज स्कूल जाना, बाकी अपने मजे लेना, खेलना, कूदना, नई नई चीजें सीखना। तो 10 साल की उम्र में दयानंद, विवेकानंद, वो रामकृष्ण परमहंस, अच्छी नॉवेल, 12 साल 15 साल का होते होते एडवर्टाइजिंग बिजनेस, कॉपी राइटिंग, लॉस, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ सब पढ़ लिए मैंने, लेकिन स्कूल नहीं। एक तय कर रखा था, जब तक 7-10 रोज पढ़ के पास होते ठीक, जिस रोज फेल हो जाए समझ जाना बस भगवान ने कह दिया फुल स्टॉप। क्योंकि कितना टाइम वेस्ट करेगा आदमी, समय बड़ा कीमती है। मुझे ना इंजीनियर बनना, ना डॉक्टर बनना, मैं क्यों पढ़ूं। आपको कुछ जगह ऐसी जहां पढ़ना जरूरी, और हुआ सेकंड ईयर तक 7-10 रोज पढ़ के पास हुआ, सेकंड ईयर में नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो 4 में फेल हुआ 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल। मैंने बोला अपना को हुक्म आ गया, भगवान का हुक्मनामा आ गया कि बेटा बहुत पढ़ लिए तुम, हटो। सो बुद्धिमान इंटेलिजेंट व्यक्ति तुरंत समझता कि ये जो कर रहा हूं उसकी कीमत क्या है, उसका फायदा क्या है, और मैं खो क्या रहा हूं। और कोई भी बच्चा हो अपने इंटरेस्ट से अपनी फील्ड में पढ़ेगा। क्या है लॉज में, क्या है बिजनेस में। मैंने 2500 बिजनेस किए होंगे जब लोग बाग ग्रेजुएट होकर निकलते उतनी देर में, क्योंकि फालतू कोई नहीं बैठता, समझ लेना आप, कोई भी मनुष्य फालतू नहीं बैठता है, लेकिन अपनी समझ से करता। अभी समझ से नहीं करता, ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी आगे जीवन बर्बाद करना है, शादी करनी है बेटा, है ना। अभी यहां से मन मत भरो, नहीं, आपको आवश्यक है। और फिर अगर पढ़ना ही है तो ये इतनी इतनी किताबों में रखा क्या है। विवेकानंद 1000 पेज रोज के पढ़ लेते थे। आप मेरे को दे दो, मैं पढ़ लूंगा 1000-2000 पेज तो, और पूछ लो कभी भी, आजीवन पूछ लो, क्या तकलीफ है। लेकिन वेस्ट करेंगे तो एक सवाल याद नहीं होता, क्योंकि वेस्ट करते हम, चारों तरफ वेस्ट कर लेते। आप में इंटेलिजेंस है। मैंने पहले ही कहा कि प्रकृति की जितनी भी इंटेलिजेंस, जितनी क्रिएटिविटी, जितनी ऊर्जा है वो हमारे भीतर है। हम कचरा ओढ़ते, वेस्ट करते, थक जाते, हार जाते, वरना सुख सफलता हमारा भाग्य है। तो ये चैप्टर को, इंटेलिजेंस को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सब जने काफी कुछ समझ गए होंगे, जो एक इशारे में थोड़ा थोड़ा पकड़ के मैंने समझाने की कोशिश करी कि जीवन कीमती है, समय कीमती है, ऊर्जा कीमती है, बाकी चौथी कोई भी चीज कीमती नहीं है। और जिसने जिया, जो जिया, जिसने समय का उपयोग करा और जिसने ऊर्जा ठीक जगह पर लगाई, उसको कभी कोई जीवन में तकलीफ का प्रश्न नहीं उठता, वो बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन ये 3 चीज ही वेस्ट कर दी। जीने भेजा था भगवान ने, जिए नहीं। ऐसे ऐसे जादू करे जीवन में कि सारे शेरों में जान भर दी, और फिर वही शेर हमको खा रहे हैं। तो ये कमाल हम बंद कर दें, और बच्चों के साथ विशेष रूप से कमाल मत करें। सबका जीवन इतना अच्छा और इतनी तेजी से बन सकता है जिसकी मनुष्य को कल्पना नहीं है। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं, किसी को क्वेश्चंस पूछना हो तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे।
सर आपने बताया कि बाहर से काफ़ी कचरा अंदर लेते हैं, तो अंदर से ये चीज़ें बाहर कैसे निकाले? व्हाट वुड बी द वे आउट? मैंने आपको पहले ही चार्ट बताया कि भीतर हमारे यहाँ पर सारी एनर्जी, सारी क्रिएटिविटी, सारे स्पॉन्टेनियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड सब यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर जो है हम बाहर से डालते वो सब यहाँ पर आ जाता, तो ये निकल नहीं पाता बेचारा। आप समझें कि कोई चीज यहाँ पर रखी है और आपने यहाँ से लेकर हॉल तक सामान पड़ा है, तो चीज कैसे निकलेगी? वो अगर क्लियर वे होगा तो चीज निकल जाएगी। मतलब अंदर डंप ही नहीं करें? आप डंप कैसे कर सकते हो? आपका जीवन भीतर है, आपके जीवन पे दो ही चीज असर करती है। दरअसल मनुष्य की गलतफहमी है, एक उसका भीतर और एक प्रकृति का नियम, प्रकृति की ऊर्जा। ये बाकी सब माया है, कुछ असर नहीं दिखा रही वो। हम सिर्फ खेल रहे हैं बुलावे में, और 80 साल का जो खूबसूरत जीवन है, न हंस रहे, न गा रहे, न सफल हो रहे हैं उसमें। बाहर से आप पकड़ी एक चीज बता दो कि इस चीज से मुझे फायदा हुआ, आपका समय गया, ऊर्जा गई और आपको असफलता गले लगी। आप नमाज पढ़ने जाते, रोजे गले पड़ रहे हैं। हाँ, जो चीज पकड़ी हुई है उसको छोड़े कैसे? नेक्स्ट चैप्टर उसी पे है। अभी ये बताया कि पकड़ना नहीं चाहिए और बच्चे में नेचुरल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर हमने पकड़ लिया है तो उसका इलाज क्या, उसका लॉ क्या। हाँ प्लीज। अभी आपने जो बताया कि बच्चे में इंटेलिजेंस मत डालो बाहर से। अभी फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ दो होते हैं, वाइफ को अलग तरह का है, फादर को अलग तरफ, तो करना क्या? उसमें कॉन्फ्लिक्ट इतना होता है ना। देखो ऐसा है, अभी हमने सुना है तो हम ये सुन सकते, जिसने नहीं सुना है उसके लिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो बच्चा खुद भी इतना इंटेलिजेंट है कि जनरली तो बच के चलता है ना। आप किसी भी छोटे बच्चे को देख लेना, वो आपके चेहरे पे देख लेगा ज्ञान देने के मूड में, भग जाएगा वो। बच्चा आसानी से चक्कर में पड़ता नहीं है, बड़ी कंडीशनिंग करते हो उसकी। आप समझ लेना, एक माता का एक पिता का नहीं है, समाज, न्यूज़पेपर, ये पंडित, ये चाहने वाले, ये स्कूल, ये टीचर कंडीशनिंग करते कि तुम हमसे लो। क्यों ले? क्योंकि हमने कुछ सीखा। अब हम करेंगे क्या? हम बांट के खाएंगे, हम बेचेंगे तो खाएंगे ना। अब मैंने खूब शास्त्र पढ़े, अब मैंने साइंस की डिग्री ली, अब ये नौकरी नहीं मिल रही तो मैं टीचर बन गया। अब मुझे मालूम है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, ये टीचरगिरी मिली है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं वो का वही अमीबा 25 साल। तो बच्चा भी खुद इंटेलिजेंट है, उसको एक फ्रीडम दो। कोई भी हो, विवेकानंद, एडिसन, उनकी मां ने बनाया, किसी को पिताजी ने बनाया, स्टीव जॉब्स को उनके पिताजी ने बनाया। तो बच्चों को क्लाइमेट मिलता तो वो खुद नहीं चाहते झंझट। कोई बच्चा बताओ सीखना चाहता हो? सब बच्चे स्कूल जाते वो रोते हैं, और कई माँ बाप मेरे पास आते, हमारा बच्चा नहीं रोता। मैंने बोला पक्का क्लर्क बनेगा। स्कूल जाते होती रो रहा बच्चा, कमाल है। बच्चे को तो मालूम है वो रो क्यों रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंट है कि गलत जगह फंसा दिया मेरे को। लेकिन आस पास सोसाइटी पास हमारी माताजी हमेशा, तो स्कूल नहीं जाता, मेरी इज्जत चली जाती। मैंने बोला मैंने तो के पेपर में तेरा नाम पढ़ा नहीं आज तक, चली कहां जाती है? कहीं नहीं चली जाती। अरे तू 40% लाता और पड़ोसी को देख 80%। मैंने बोला मैं भी 8वीं से 9वीं पे गया, बोले गया, वो भी गया। पागल है, सुई में काम हो रहा है 40% में 80 क्यों ला रहा है? दूसरा कोई काम धंधा नहीं है उसको पढ़ने के अलावा। तो आप देख लेना जितने मेरिट लिस्ट वाले हैं उसमें से एक सफल बता दो। अंबानी अनपढ़ होते, बच्चे पढ़ते, तो बच्चे पढ़ के कुछ नया कर नहीं पाते, उसको बढ़ाते, संभालते, क्रिएशन नहीं करते। क्रिएशन वॉल्ट डिज्नी कर गया, क्रिएशन अंबानी कर गए, क्रिएशन बिल गेट्स कर गया। तो जो क्रिएशन कर रहे हैं उन्होंने अपनी एनर्जी संभाल के रखी है। लेकिन क्या होता है कि एक असुरक्षा है कि भविष्य का क्या होगा, तो कम से कम इतना करेगा तो खा पी के जिंदा रहेगा। देखो अभी मैं ये कहता हूं कि चलो कोई बच्चा है और वो नहीं पढ़ रहा, क्रिकेट खेल रहा है, चलो मान लेता हूं वो तेंदुलकर नहीं भी बनेगा, क्रिकेट खेलने का मजा तो लेगा है? और आजकल तो रणजी से लेकर आईपीएल तक बहुत खिलाड़ियों की डिमांड है सब जगह पर।
लेकिन आदमी खुश रहेगा, सुखी रहेगा, बनेगा, वो खुद चलेगा, उस पर भरोसा करो। हम बच्चे को कहते भगवान का अवतार है और सिर्फ उसको सिखाते, ये भी आश्चर्य की बात है। अभी किसी में हिम्मत नहीं है। एडिसन की माँ में हिम्मत थी तो एक बार 2 बार टीचर ने डांटा, एडिसन की माँ ने कह दिया नहीं पढ़ेगा मेरा बच्चा, जा। और हमारे यहाँ तो बच्चे को स्कूल में डांटते, बेंच पे खड़ा करते तो हम बच्चे पे टूट पड़ते, जरूर तुमने कुछ किया होगा। अरे तो कुछ करने तो स्कूल गया था वो। अभी स्टीव जॉब्स क्या कभी बम रख देते कुर्सी पे, कभी सांप छोड़ देते टीचर पे कि बहुत डांटती, ले सांप, तो भगती टीचर डू 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 करके। तो बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कई माएँ कहती मेरा बच्चा बिल्कुल शैतान नहीं है, वेटर बनेगा। क्योंकि वेटर ही एक ऐसा है जिसको शैतानी अलाउड नहीं है। हम उल्टा उल्टा चलते, बहुत दिक्कत है और इसीलिए इतनी असफलता है। हाँ, आपने कहा कि आपके इंटेलिजेंस ने आपको बताया कि मुझे कब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि एडिसन ने भी बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई छोड़ दी, शायद खुद की इंटेलिजेंस से या शायद उनके माँ की वजह से। मगर जब एडिसन ने ये डिसाइड किया कि मैं लाइट बल्ब बनाऊंगा, तो उनको बनाते हुए से पहले शायद बोलते हैं कि 1000 टाइम्स उनको फेल्यूर, 6500 टाइम्स या ही फेल्ड इन, उसके बाद उन्होंने बनाया। तो ये आपके इंटेलिजेंस बनाती है या तो पिछली बार आपने इंटेलिजेंस मेरा अभी नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद में है, कंसंट्रेशन वो, उसमें आपको समझ में आएगा कि एडिसन का बल्ब कैसे बना। अच्छा, कोई स्टडीज से नहीं बन रहा है। मैंने क्या बताया कि राइट ब्रदर्स साइकिल की छोटी सी दुकान चला रहा है, वो आदमी हवाई जहाज कैसे बना सकता? पैसे भी नहीं जेब में। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है ना, वो सारे रास्ते जानती, सुप्रीम इंटेलिजेंस है हमारे भीतर, प्रकृति जितनी। लेकिन उसको यूज कब होगी? अभी हम समझते कि हवाई जहाज कैसे बना हम सीखेंगे, तो वो सीखने के लिए हवाई जहाज बना होना चाहिए। राइट ब्रदर्स ने तो कहीं नहीं पढ़ा हवाई जहाज कैसे बनता है। बस अभी हम करते क्या है स्कूल में, अगर साहित्य की डिग्री चाहिए तो कबीर कालिदास को पढ़ते हैं, है ना। अब वो अनपढ़ थे। साइंस में कुछ बनना है तो एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, इनको पढ़ते। बिजनेस में कुछ बनना है तो अंबानी, वॉल्ट डिज्नी, हेनरी फोर्ड, इनको पढ़ते। आप ये नहीं देखते कि उनकी इंटेलिजेंस काम करी, उनका उत्साह काम करा। 6500 बार फेल हुआ, ये एडिसन का उत्साह था। तो ये चाहिए। अभी उत्साह कहाँ है? एक बार फेल होते कि सीधे ज्योतिष के पास पहुंच जाते। तो अब 10 मिनट का ब्रेक रख लें ताकि सेकंड टॉपिक शुरू कर सके हम। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति
और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवत गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।